बच्चों, आज हम पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस पाठ को समझेंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये पाठ सामान्य बच्चे और डॉक्टर अब्दुल कलाम के बीच की बातचीत के बारे में है। हम कभी भी कोई ऐसी बड़ी हस्ती को मिलते हैं तो हमारे मन में कितने सारे प्रश्न उमड़ते हैं ना। हम जानना चाहते हैं कि वे इतने बड़े, इतने ऊंचे पद तक कैसे पहुँचे, उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा, उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आई होंगी, वो उनकी सोच कैसी है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे डॉक्टर कलाम को प्रश्न पूछ रहे हैं और डॉक्टर कलाम उनको सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। तो चलो अब हम ये पाठ विस्तार से समझते हैं। ठीक है। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति, इन दोनों नाम से जाना जाता था। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हो, पर हमें हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए ठान लेना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हमारा संपूर्ण जोर लगा देना चाहिए। सभी बाधाओं को हमें दूर करके हमारे लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। बराबर ना। तो अभी हम लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्नकर्ता यानी प्रश्न किसने पूछा है? आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई। अभी तीसरी कक्षा के अरविंद ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा? क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? देखो, इसको कैसा प्रश्न हुआ कि इन्होंने बचपन में क्या किया होगा, है ना। तो डॉक्टर कलाम ने उनको क्या जवाब दिया? कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों, सुनने में और देखने में बहुत अंतर है। सुनी हुई बातें हम कभी भूल जाते हैं, पर देखी हुई बातें हम कभी भी नहीं भूलते। तो जब उनके शिक्षक ने उन्हें पक्षी कैसे उड़ता है वह दिखाया, उसका जीवंत उदाहरण दिया, तो वह बात उनके मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और उन्हें इसके लिए विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। नागपुर के कक्षा 5वीं के विद्यार्थी सरयू मकर क्या प्रश्न कर रहे हैं? तो बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी
कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात समझता है और कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की भी नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि मातृभाषा में अगर शिक्षण हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम हमारी भाषा में मातृभाषा में ही बोलते हैं और मातृभाषा में ही सोचते हैं। पर अंग्रेज़ी सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अगर वैश्विक स्तर पर संपर्क करने हो तो अंग्रेजी भाषा बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, अब आप युवा अवस्था में कदम रखें। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी कुशलता, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो बच्चों, इसका उत्तर हमें बहुत ही अच्छी तरह से दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, कि हमें बचपन से ही, मतलब जब हमें समझ आती है तभी से हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, आगे जाके हमें क्या बनना है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो हम उसी लक्ष्य के दिशा में प्रयास करना शुरू कर देंगे, तो हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी, है ना। चलो आगे। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 2020 तक हमें हमारे भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, सन 2020 अभी चल रहा है और हमारे देश ने वाकई में बहुत विकास कर लिया है। देखो, अभी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसके बाद अभी भी हमारी स्कूल शुरू नहीं हुई है, फिर भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? हमारे देश का विकास सही में बहुत तेज़ी से हो रहा है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। सही बात है। हम हमारी जान की परवाह किए बिना अगर किसी की जान बचाते हैं तो वही सच्चा साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है।
सही बात है, हम हमारी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए गर्व की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगरे। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यानी हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं बन सकता है ना, सबकी रुचियाँ अलग अलग है, सबके दिमाग अलग अलग है। तो जो डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक नहीं है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितना अच्छा प्रश्न किया है। तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, यानी इन सभी की हमें समान रूप से ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको वैज्ञानिक ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। आप एक किसान भी बन सकते हो, मजदूर भी बन सकते हो, कलाकार भी बन सकते हो, दस्तकार भी बन सकते हो और अपने क्षेत्र में आप उन्नति कर सकते हो, क्योंकि सभी की हमारे देश के लिए समान रूप से दरकार है। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। वे पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। सही बात है, हमारे देश की जनसंख्या वाकई में बहुत ज़्यादा है, तो विकास कैसे होगा? तो इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो इसका मतलब है, अगर हम सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में आएगी, है ना, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस मान्यता को बल मिलेगा। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। कितनी है? 1 अरब से अधिक है। इससे 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, यानी कम आयु के लोग हमारे राष्ट्र की शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी युवा पीढ़ी अगर बहुत मेहनत और बहुत जिज्ञासा से काम करेगी तो सच्ची में हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते।
वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? सही बात है, बहुत ही होशियार विद्यार्थी हो पर अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो वो इतनी सारी फीस भर के आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगा? अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाएगा? कितना अच्छा प्रश्न किया है। पर उसका सही उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम कह रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी मिलेगी, यानी लोन भी मिल पाती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हम कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से हमें इसे पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी अगर हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई विघ्न आता है फिर भी हमें डटे रहना है और हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बराबर। उससे हार कर थक कर बैठना नहीं है। अगर आप स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, और अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए पैसे चाहिए तो बैंक उन्हें स्टूडेंट को लोन भी देती है। तो इस प्रकार वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देता होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा, यानी राजनीतिज्ञ को अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए और जनता की हो सके इतनी मदद करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम ने कहा, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है, यानी कि सभी क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्थान है। तीनों क्षेत्र में, यानी आर्मी में, नेवी में, एयर में, तीनों फोर्स में महिलाओं के लिए अपनी जगह है। हमने पिछले ही पार्ट में पढ़ा है सुनीता विलियम्स के बारे में, है ना, और कल्पना चावला और कई प्रतिभाएं जो स्त्रियों ने अपने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, वो सभी हमने पिछले पार्ट में देखा है ना। तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत सारे क्षेत्र, यानी सभी क्षेत्र खुले रखे हैं। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते?
तो डॉक्टर कलाम ने कहा, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी जो बड़े बड़े लोग अपने अकेले एरोप्लेन से जो यात्राएं करते हैं और अपनी सरकार का जो खर्च होता है वो क्या कम नहीं हो सकता? तो वो ज़रूर होगा और वो अभी नहीं हो रहा है। अभी इसके प्रश्न के शब्द के अर्थ: जीवंत यानी जीवित, जीता जागता। मातृभाषा यानी माँ परिवार की भाषा। वैश्विक यानी विश्व संबंधी। बृहद यानी बड़ा, महान, भारी। विरासत यानी धरोहर। दस्तकार यानी शिल्पकार। दरकार यानी ज़रूरत। उत्कृष्ट यानी उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न यानी बाधा, अड़चन। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक यानी बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक जो उत्पन्न न करे, जिससे कुछ भी उत्पन्न ना हो। अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका यानी ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख, इसे हम खाका कहेंगे। प्रचुर यानी पर्याप्त। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी पाठ की समझूती खत्म होती है।